it has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. Action is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. चेयरमैन नैब का हमारे ख्याल में कि उसमें कोई जिक्र वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत लाते हैं वो एक्सटेंडेबल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश किया। कश्मीर, अफगानिस्तान, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों समेत अहम उमूर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के मदरजात थे। ऐसे वक्त में जब भारत और कश्मीर में हिंदुत्व साजिश के तहत मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और अफगानिस्तान को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने वाला भारत अभी भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर कायम है, क्या सिर्फ बेहतरीन तकारीर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए काफ़ी हैं? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी सवाल पर सबसे पहले हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में पेश किया? इस अहम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहिब और सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बकाई साहिब। आप दोनों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहेंगे। इससे पहले कि हम प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के कंटेंट पे स्पेसिफिकली बात करें, ज़रा अगर इस इशू पर बात करें कि 76वें इजलास में यूएन जनरल असम्बली के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी वर्चुअल खिताब किया, जो प्रेसिडेंट है चाइना के वो भी वहाँ पर नहीं गए, फिर जो फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन है वो भी वहाँ पर नहीं गए, और अगर हम एक कॉमन चीज़ देखें तो एंटी अमेरिका या फिर अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ात इन तीनों इशूज़ में कॉमन नज़र आते हैं। क्या कोई नया ब्लॉक तश्कील होता हुआ देख रहे हैं? क्या इसकी कोई अलामती सिग्निफिकेंस है सर? देखिए, नया ब्लॉक तो बनते हैं, टूटते हैं, और मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से बहुत एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। कम से कम 2 साल हो गए हैं कि भारत और अमेरिका बहुत करीब हुए, और उसके बाद क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत पे मुश्तमिल ये क्वाड का अलायंस बना है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से। मेरा ख्याल है कि अलामती तौर पे अच्छी बात है कि तमाम रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करें, लेकिन अगर आप देखेंगे गुज़िश्ता जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, जितने भी खिताबात हुए हैं वहाँ पे, उससे हासिल क्या हुआ है? क्या दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उन मसाइल पे तवज्जो देने में कामयाब हो पाते हैं, दिलवाने में तो कामयाब हो पाते हैं जिनकी तरफ जो उन्हें दरपेश होते हैं? शायद एक तो पेंडेमिक जो मतलब कोरोना मेरा ख्याल है उसकी एक वजह बनती है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ब्लॉक पॉलिटिक्स इस वक्त बड़ी उभर के सामने आई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका, भारत, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया हैं और दूसरी तरफ चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की जैसे ममालिक हैं। तो शायद इन रहनुमाओं ने वो अहमियत नहीं देखी, चाहे वो शी जिनपिंग हो, इमरान खान हो या रूस के सदर हों, कि वो बज़ाते खुद बनफ्स नफीस जाके अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करें। ठीक है, हुमा बकाई साहब, इसी इशू पर आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप भी क्या ये समझती हैं कि तकारीर ठीक है, माजी में अक़वाम मुत्तहिदा में होती रही हैं, बेहतरीन तकारीर भी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ तकारीर की हद तक ही महदूद रहती हैं, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर करना या फिर वर्चुअल खिताब करना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता? जो मुकदमा पेश किया जाता है वो माजी में भी पेश किया जाता रहा है, आइंदा भी पेश किया जाता रहेगा?
देखिए, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, उन्होंने तो इंसानियत का मुकदमा पेश किया है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। और अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी इंसानियत का मुकदमा नहीं सुना जाएगा और उसके हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर हम एक बहुत ख़तरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 2 जंगें अजीम हुई थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वजूद अमल में आया था। पहले लीग ऑफ नेशंस थी, फिर यूनाइटेड नेशंस था। तो अगर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं वो फाल ही नहीं है, और मैं और आप बैठकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका कोई फ़ायदा फैज़ भी है, और जो इम्पोर्टेंट लीडरशिप है वो क्या अब उसमें जाना अहम नहीं समझती, तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हैविंग सेड दिस, देखिए बिल्कुल बात सही है, यूनाइटेड नेशंस पहले भी बहुत फाल नहीं थी जब कोल्ड वॉर की सियासत थी, और वो होस्टेज थी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की, वीटो पावर की। लेकिन इसके बावजूद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का किरदार और फिर जनरल असेंबली का किरदार काबिल कदर है। और इस वक्त जो इंसानी अलमिया अनफोल्ड होने जा रहा है अफगानिस्तान में, बल्कि मेरे ख्याल है कि शुरुआत हो गई है, अगर वहाँ पर भी यूनाइटेड नेशंस का फेलियर होता है तो फिर वाकई इस इदारे के हवाले से सीरियस क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आएंगे। क्या दुनिया कैंप पॉलिटिक्स का शिकार है? जी बिल्कुल है। नई सर्द जंग अनफोल्ड हो रही है, लेकिन ये नई सर्द जंग पहली सर्द जंग से बहुत मुख्तलिफ होगी। हेनरी किसिंजर ने कहा कि ये उससे बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वहां जाना ही अहम नहीं समझा, वो शायद इस बात की अकास है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात जो इस हवाले से मेरे और आपके सामने आती है वो ये कि क्या अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है उसके ऊपर अब सवालिया निशान उठ गया है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान उठ गया है, उसकी इंटेग्रिटी पे सवालिया निशान उठ गया है, क्योंकि जो जिनको हम ब्लॉक कह रहे हैं ना, वहां पे भी उनके हवाले से सवाल उठ रहे हैं। यूरोप जो है वो अमेरिका के किरदार और उसके इनखला के हवाले से सवाल उठा रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उनको ब्रिटेन ने किया है। इंडिया में सवाल उठ रहे हैं, गल्फ स्टेट्स में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम इन पे एतबार कर सकते हैं। और आप देखिए कि उसकी फॉल आउट भी नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल तेहरान और सऊदी अरब के बीच में अब बहुत अच्छी एक उम्दा बात शुरू हुई है। ईरान को एससीओ का मेंबर बनाया गया है। तो बिल्कुल एक नई इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, और होपफुली ये जो है इसमें यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे फाल रहेंगे, क्योंकि इंसानियत को उनकी जरूरत है। ये जिन नए इंटरनेशनल रिलेशंस की फिर आप बात कर रही हैं, इन रिलेशंस की बुनियाद फिर क्या होगी? देखिए, बुनियाद तो इंटरस्टेट रिलेशंस की हमेशा एक ही चीज पे होती है, और वो होती है मफादात और इंटरेस्ट। और वही सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जो इंसानियत के अलमबरदार हैं वो आपको इंडिया की और हिंदुस्तान की और मोदी हुकूमत की पुष्ट पनाही भी करते हुए नजर आते हैं और नजरपोशी भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं फिर वो उसके शायद उनका सामना उनको खुद भी करना पड़ेगा। और अब जो अहम बात है वो ये है कि ऑल्टरनेटिव्स इमर्ज हो रहे हैं। लोग सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे हैं, लोग दीगर ममालिक की तरफ भी देख रहे हैं कि शायद वो कोई बेहतर पैराडाइम इस दुनिया को दे सकते हैं। तो ताल्लुकात तो अभी भी मफादात पे मुनहसर हैं, लेकिन एक जो नई बात है वो क्रिस क्रॉस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स है। इंडिया से चाइना की कन्फ्रंटेशन है, लेकिन इंडिया चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। यही सूरत हाल चाइना और अमेरिका के बीच में भी है। और ये जो जंग है ना जी, ये माशी जंग है आपके। और इसीलिए आपने देखा कि जो सबसे पहला फ्रंट खोला है अमेरिका ने, ट्रंप ने शुरुआत की थी, बाइडेन उसे आगे ले गए, वो माशी फ्रंट है। इस पूरी सूरत हाल में मेरे ख्याल है इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे वो ये थी कि देखिए अभी भी मफाद किस में है वेस्टर्न वर्ल्ड का। वेस्टर्न वर्ल्ड का मफाद इसी में है कि वो जो नई हकीकत है, जो नई ज़मीनी हकीकत है अफगानिस्तान की, तालिबान की शक्ल में, उनको उसका एतराफ़ भी करें, उनको रिकग्नाइज भी करें और उनको सपोर्ट भी करें। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक बार फिर हब ऑफ टेररिज्म ना बने, तो आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप तालिबान के साथ इंगेज करें
सारी सूरत हाल में ये जो नई ब्लॉक पॉलिटिक्स या नए इत्तेहाद का भी आप जिक्र कर रही हैं, इसमें पाकिस्तान को अगर हम सेंटर में रखकर देखें और पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी को फिलहाल उस पर गौर करें तो पाकिस्तान के पास फिर मुतबादिल क्या मौजूद हैं? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की भी मुआशी मफादात हैं, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो पाकिस्तान के पास फिर मगरबी ममालिक, फिर पाकिस्तान के पास अमरीका के अलावा फिर मुतबादिल क्या रह जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ सामने रख रहा है और उसकी मेरे ख्याल है 3 शक़ें हैं। पहली शक़ तो पाकिस्तान ने कहा कि हम जियो स्ट्रैटेजिक स्टेट नहीं हैं, हम जियो इकोनॉमिक स्टेट हैं, किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, पीस बिल्डिंग, नेगोशिएशंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये वो बड़ी अम्ब्रेला है जिसके नीचे हम कनेक्टिविटी और बैलेंस को लेके आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम अपने ताल्लुकात में बैलेंस चाहते हैं, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में भी और तेहरान और सऊदी अरब के बीच में भी, और हम फंक्शनल रिलेशनशिप चाहते हैं अपने तमाम नेबर्स से बशमूल इंडिया। हम कहते हैं अगर इंडिया अपना तर्ज रवैया ठीक कर ले, जो एट्रोसिटीज और ह्यूमन राइट्स एट्रोसिटीज वो कमिट कर रहा है, बिलखुसूस जो वो नस्ल कशी कर रहा है माइनॉरिटीज की, मुसलमानों की, उस पे वो कदगन लगा दे, वो खत्म कर दे, तो हम इंडिया से भी बेहतर ताल्लुकात करने को तैयार हैं। और आपकी इजाजत से मैं एक बात कहूँ, इंडिया जो है ये इंडिया में भी इस सोच की जरूरत है। इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है और इंडिया को ये सोचना है कि इंडिया का कितना नुकसान हो रहा है इस हिंदुत्व की पॉलिसीज को अपनाकर, क्योंकि इंडिया भी स्लिपरी स्लोप पर है और अब वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और दीगर यूरोपियन वर्ल्ड में भी और दीगर जगहों में भी सीरियस क्वेश्चंस हैं इसके इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है, हुमा बकई साहबा, इम्तियाज गुस्सा हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पे हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले जरा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ी बेहतरीन तकरीर पेश की और तमाम पहलुओं को, जो इंपॉर्टेंट पहलू थे उन्हें कवर भी किया बहुत बेहतरीन अंदाज से। लेकिन फैसल साहब जरा ये बताइएगा कि अगर यही तकरीर यूनाइटेड नेशंस में जाकर की जाती और ज़ाहिर इस इजलास की साइड लाइन्स पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यहाँ मीटिंग्स भी होती, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना होता? सर देखिए, बात सुने, ये अपोजिशन वाले क्या बातें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कुलभूषण यादव का नाम भी नहीं लेते थे, जो कश्मीर पे बात भी नहीं करते थे और शादियों पे बुलाते थे और साड़ियों के तोहफे तोहफ एक्सचेंज होते थे। कौन लोग एतराज़ कर रहे हैं इस पे? ये जो हुई है इस बार यूएन की, ये हाइब्रिड थी। इसमें कुछ लोग वहां पे थे, बहुत से ज्यादा जो स्पीकर्स हैं वो वीडियो कॉल पे भी थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस वक्त उनकी जो मसरूफियात इस कदर थी कि ये 4-5 दिन के लिए पूरा वो करना, और जब एक वीडियो कॉल पे चीज हो रही है और बेशतर मुल्क और भी कर रहे हैं, तो इसमें नहीं है बात होती है आपका मैसेज पहुंचे वहां, और बड़े स्ट्रांग अंदाज में, बड़े जबरदस्त तरीके से हमारा जो पैगाम है वहां पहुंचा है। और जो साइडलाइंस की बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी, वो वहां पे मौजूद हैं। हमारे कश्मीर अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो वहां पे हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर वहां पे हैं। तो वो गुफ्तु शनीद मीटिंग्स वो अपनी जगह पे हो रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें जो मैसेज किया पूरी दुनिया को, वो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है। जी अच्छा फैसल साहब, अफगानिस्तान के मामले पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ज़ाहिर है हमेशा से उनका मौक़िफ़ सेम रहा, इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी, और अब अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी उन्होंने अमेरिका को 2 टोक अल्फाज में बावर कराया है कि वो जिम्मेदार है। दर हकीकत तारीखी पहलुओं से भी उन्होंने हवाले दिए हैं। क्या अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का अमरीका के साथ यही 2 टोक मौक़िफ़ वाज़ेह रहेगा अफगानिस्तान को लेकर? सर देखिए, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखना है, हमने अपनी टर्म्स पे आना है, अपनी टर्म्स पे आना है, हमने अपने मुल्क के मफाद को देखना है। कोई ऐसी गलती नहीं कर जानी जिसकी वजह से हमें नुकसान हो। हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। दुनिया को यह बावर कराना जरूरी हो, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कल बात की है। यह क्या बात हुई कि पाकिस्तान ने इस कदर कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान ने किस चीज के लिए कुर्बानियां दी हैं? पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं। 9/11 में तो कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था, लेकिन फिर भी हम उस जंग का हिस्सा बने। 80,000 से ज्यादा हमारे लोग जो हैं वो इसमें चले गए। $150 बिलियन से ज्यादा हमें नुकसान हुआ। 35 लाख रेफ्यूजीज जो हैं उनको होस्ट किया पाकिस्तान ने। किस चीज के लिए? दुनिया के अमन के लिए। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, और आज
फिर एवैक्यूएशन के अंदर पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, तो पाकिस्तान को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। पाकिस्तान हमेशा कहे जी नहीं जी हमने बड़ा डिप्लोमेटिक होना है, डिप्लोमेसी, और कोई किसी को नहीं पूछता, आपने अपनी टर्म्स पे लेके आना है। और यही मैसेज इमरान खान साहब ने दिया, खुददारी का, खुद मुख्तारी का, सेल्फ स्टीम उन्होंने बहाल की है इस कौम की। ठीक है, इसी सवाल को जरा इम्तियाज गुल साहब आपके सामने भी रखना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के मामले पर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े अल्फाज में अपनी तकरीर में ये कहा है कि तालिबान लेड अफगानिस्तान को तस्लीम इस गवर्नमेंट को करना खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान का ये पॉलिसी स्टेटमेंट भी है कि हम अफगानिस्तान को तस्लीम बैनुल-अक़वामी दुनिया को मुशावरत के साथ करेंगे। तो पाकिस्तान पेशकश कर रहा है इम्तियाज गुल साहब दुनिया को कि अफगानिस्तान को तस्लीम करें, या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की स्टेटमेंट आपको क्या समझ आई है गुल साहब? देखिए, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे यही बता रहा है, बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर को कि जब तक आपने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न किया, उस वक्त तक तमाम तर मुतालबात, ख्वाहिशात बेमानी रहेंगी, क्योंकि उनको तस्लीम किए बगैर बहुत मुश्किल होगा कि हम उनको एंगेज करके कह सकें कि आप जो हुकूक इंसानी के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से जो वादे आपने किए हैं वो अब पूरा भी कर दिखाएं। अब तालिबान का मेरा ख्याल है बड़ा शिकवा यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1367 के तहत अभी तक वो एक दहशतगर्द गिरोह के तौर पे देखे जाते हैं, और जब तक वो डेजिग्नेशन, वो लिस्टिंग नहीं ख़त्म होती है, तालिबान के लिए मुश्किल होगा बैनुल-अक़वामी, ख़ास तौर पे अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी जैसे ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहाल करना। और ये ममालिक भी उस वक्त तक तस्लीम शायद नहीं करेंगे जब तक इस करारदाद के तहत तालिबान का स्टेटस तब्दील ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें शायद याद रखनी चाहिए, और पाकिस्तान के रहनुमाओं को भी, कि हमें तालिबान का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। तालिबान का तर्जुमान बन के पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है। हमें अपना काम खामोशी के साथ करना चाहिए। ये एक लिहाज से बदकिस्मती है कि चीन और रूस, तुर्की जैसे ममालिक ने पाकिस्तान को आगे कर दिया है कि आप बढ़ बढ़ के बोलें, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा है, चाहे दूसरे फोरम है। उसकी वजह से गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर तनकीद के निश्तर आना शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है फैसल जावेद साहब, इसी मामले को लेकर अभी आपकी आमद से पहले भी हमारी मेहमानों के साथ ये गुफ्तगू चल रही थी कि नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऑब्वियसली मौशी मफादात की बुनियाद पर दुनिया में ब्लॉक्स बन रहे हैं, और अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल इजलास की मीटिंग से भी कुछ ब्लॉक्स नए बनने की तरफ इशारा जाता है। अब पाकिस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रहा है, और पाकिस्तान कश्मीर और अफगानिस्तान से ज़्यादा इंसानियत का ज़ाहिर मुकदमा पेश कर रहा है। पाकिस्तान को मजीद करना क्या चाहिए कि इंसानियत का जो मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मौसर तरीके से कम दुनिया सुने भी, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं भारत इंसानियत सोच मुजालिम जारी रखे हुए है, लेकिन वहां पर बाइडेन मोदी के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। फैसल साहब, देखिए, दुनिया को इस वक्त पहली बार हुआ है कि दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल प्रेस जो है कश्मीर पे लिख रहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी कश्मीर पे बातें हो रही हैं, और दुनिया के हर फोरम पे कश्मीर जो है ज़ेरे बहस है। इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। और ये जो पोजीशन इमरान खान साहब ने 2019 के यूएन के इजलास में की, उसके बाद हमने देखा है तेजी आ रही है इस चीज में, और दुनिया इस चीज पे अब आ रही है, आवाज के साथ आवाज मिला रही है। मजीद इस पे भी काम करना है, मजीद हमने दुनिया को बावर करवाना है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर कॉज आज नेशनलाइज हुआ, आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, देख रहे हैं कि बाकी वहाँ पे एम्बेरसमेंट वहाँ गया तो है मोदी, लेकिन उसके कितने काम पे हुआ है। अच्छा फैसल जावेद साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, मैं दोबारा आपसे ये सवाल करूंगा। हुमा बकाई साहिबा, फैसल साहब भी अभी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में जो उनकी आवाज़ में क्लियर आ रही थी कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्रेस आवाज़ उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी कश्मीर के लिए भी आवाज़ें उठ रही हैं, इंसानियत सोच मुजालिम पर तहफ़्फ़ुज़ात भी उठ रहे हैं। क्या वाकई बिलाखिर कश्मीर की आवाज़ अब सुनी जा रही है? ये पॉजिटिव इंडिकेटर है हुमा बकाई साहिबा? देखिए, इंडिया को ग्लोबल शेमिंग का सामना तो बिल्कुल है, और मोदी हुकूमत इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कमज़ोर फुटिंग पे पहले कभी नहीं थी। एक्सटर्नली भी उनके ऊपर प्रेशर है ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ का, और इंटरनली उन पर प्रेशर है मोदी की हुकूमत की करप्शन का, और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस उन्होंने हारे भी हैं। मैं इसीलिए आपके तवज्जुह से ये बात कह रही थी कि इंडिया मोदी से बहुत बड़ा है, और मेरा ख्याल है कि जो बदलाव आएगा, जिसे हम कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डाले इंडिया पे कि वहाँ बदलाव आए, वो बदलाव इंडिया के अंदर से आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो मफादात पर काम करती है, और अभी जो
कैंप पॉलिटिक्स कह लीजिए, ब्लॉक पॉलिटिक्स कह लीजिए, नया सिक्योरिटी मैट्रिक्स कह लीजिए, उसमें वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली की एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है और ये स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इंडिया को स्पेस देती है, इस सूरत हाल को मोदी हुकूमत को स्पेस देती है कि वो ये कंटिन्यू रखे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि ऑन द वेस्टवर्ड साइड अफगानिस्तान से इंडिया टोटली इरेज हुआ है और अमेरिका की मशावरत से इरेज हुआ है। आज तालिबान के पास अफगानिस्तान है, ये अमेरिका की मंशा मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हिपोक्रेसी तो वेस्ट में है, हिपोक्रेसी हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो एक हकीकत है, एक रियलिटी है कि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। अगर वो वहां सिविल वॉर होगी, हमारे पास रेफ्यूजी आएगा जिसका बोझ हम नहीं सहार सकते। वहां इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, हमारे पास इकोनॉमिक रेफ्यूजी आएगा जिसका बोझ हम नहीं सहार सकते। अपने तौर जो मैकेनिज्म्स हम इन प्लेस रख सकते थे वो हमने रखे। बॉर्डर जिस तरह पाकिस्तान ने वॉर फुटिंग पे बनाया है और वो 90% कंप्लीट है, ये कोई आसान काम नहीं था और ये हमारी फौज ने किया है। लेकिन हम तालिबान का मुकदमा दुनिया से नहीं लड़ रहे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपना मुकदमा लड़ रहा है। आप चेरी पिकिंग करते हैं। आपको हमारी जरूरत होती है, चाहे वो इनखिला के लिए हो, चाहे वो किसी और तौर के लिए हो, आप हमारे पास दौड़े आते हैं। और उसके बाद जब हम आपसे कहते हैं यहाँ पे क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम उस वक्त मदद करेंगे जब तालिबान ये करेंगे और वो करेंगे। जिस तरह आप कंडीशन बेस्ड असिस्टेंस कह रहे हैं, इसी तरह फिर आपको कंडीशन बेस्ड विड्रॉल करनी चाहिए थी। आपका तो विड्रॉल कट एंड रन था। ठीक है फैसल जावेद साहब, आखिर में आपसे यही चाहेंगे कि अपना जो कमेंट आप जारी रखें, जो आपकी आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, कि इंटरनेशनल मीडिया तो जाहिर है पाकिस्तान की आवाज़ भी सुन रहा है अब और इंसानियत के लिए आवाज़ उठा भी रहा है। मजीद आप कुछ इकदाम का जिक्र कर रहे थे जो करने की ज़रूरत है। देखिए जी, इकदाम हो रहे हैं सफारती लेवल पे, बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि हमारा बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कोई वो नहीं है। ये दुनिया को अब इस चीज़ पे आना पड़ेगा और आवाज़ें इंटरनेशनली उठती रही हैं। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब हमें पाकिस्तान को कैसा लीडर मिले इमरान खान की सूरत पे, जो अपने टर्म्स पे ला रहे लोगों को, अपने मुल्क के इंटरेस्ट देखना है, किसी और के इंटरेस्ट पे, किसी की टेलीफोन कॉल पे ही नहीं लेट जाना आगे से। हमने अपनी खुद मुख्तारी सेल्फ स्टीम को बहाल करना है। हमने उधर जाना है तो पाकिस्तान की पोजीशन है। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान ही वो है जो पहले दिन से कहता रहा, इमरान खान साहब पहले दिन से कहते रहे कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। आई ना दुनिया उसी बात पे आई। और फिर जो इनखला की बात हुई है, अब्रप्ट इनखला किया है, कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कोई चीज किए बगैर चली गई, वो भी उनकी गलती है। पाकिस्तान पे किस चीज का वो ब्लेम गेम डालेंगे, बिल्कुल गलत है। फिर उसमें भी पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वैक्यूएशन के, उसमें उसकी भी पजराई हो रही है दुनिया में। तो पाकिस्तान ने अपना भरपूर शेयर डाला है। इसलिए पाकिस्तान की मीडिया को, हमारे तमाम तज्जियाकारों को सब अपनी पोजीशन लेनी है, पाकिस्तान की पोजीशन लेनी है और दुनिया इस चीज में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। वक्त तो हमारा स्ट्रांग है, हमने काम किया हुआ है। हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करते हैं, हमने करके दिखाया है। दुनिया के हमारी फौज ने, हमारी कौम ने, हम सब ने करके दिखाया। हम हवा में बातें नहीं करते हैं, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हम किसी की जंग में दोबारा शिरकत नहीं करेंगे। हम पार्टनर इन पीस तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब, इम्तियाज गुल साहब और हुमा बकाई साहब हमारे साथ आप मौजूद थी। सारी सूरत हाल पर हम अपने तज्ज़िया और राय से आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मामलों पर आपसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी या नए चेयरमैन नैब की तकर्री हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नई जंग को जन्म दे चुकी है। हुकूमत बज़िद है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर अपोजिशन से रुजू नहीं किया जाएगा, जबकि अपोजिशन इस हवाले से हुकूमत पर आइन से इनहराफ का इल्ज़ाम लगा रही है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में इसी इशू पर हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे, लेकिन जिस सवाल पर हम बात करेंगे सबसे पहले उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि हुकूमत चेयरमैन नैब के बारे में क्या सोच रही है, मुद्दत मुलाज़मत में तौसी या नया चेयरमैन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो ये आर्गूमेंट इख्तियार किया जा रहा है कि चूंकि अपोजिशन पर, अपोजिशन लीडर पर नैब केसेस हैं, हम अपोजिशन से नहीं मुशावरत करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्री या तौसी के हवाले से, क्या आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर गवर्नमेंट ये कर सकती है? सर
पहली गुजारिश तो ये है कि इस वक्त तक हुकूमत का इरादा कंसल्टेशन का नहीं लगता, क्योंकि अगर कंसल्टेशन करनी होती नए चेयरमैन के लिए तो अभी तक ये प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़े अजीब मिजाज के हुक्मरान हैं, इनकी समझ आती नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है, कानून के अंदर जिस तरह आपको इल्म है कि कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी चॉइस के तहत उनको एक्सटेंशन दे लें, क्योंकि आइन यानी कानून के अंदर बार है, ये नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर है। ठीक है, अगर आपको उस कानून को अमेंड करना है और उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है तो आइन कहता है कि वजीर आजम, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों मशावरत करके ये तकर्री करेंगे। और मशावरत के अमल को सुप्रीम कोर्ट बाकायदा क्वालिफायर लगा चुकी है कि मशावरत वो जो है वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, खाली गुफ्तगू नहीं, खाली खतो किताबत नहीं। लिहाजा हुकूमत का अगर इरादा उधर होता तो अब तक मशावरती अमल शुरू हो गया होता। लेकिन अगर एक्सटेंशन होनी है तो पहली मशावरत तो 3 साल या 4 साल के लिए थी, एक टेन्योर के लिए थी। वो टेन्योर के बाद आप नया टेन्योर देने जा रहे हैं, वो आप एक्सटेंशन दें या नई अपॉइंटमेंट करें, दोनों सूरत में लॉजिकली हुकूमत वक्त को कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो जवाब वो बना रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के खुद केसेस हैं, लिहाजा उनसे कंसल्टेशन नहीं होगी तो फिर तो आधी से ज्यादा काबीना पे बहुत सारे केसेस हैं, वो काबीना किस तरह बैठ के फैसले करेगी। इसी तरह हुकूमत के सेक्रेटरीज पे इल्जाम होंगे, वो कैसे करेगी। और कानून सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पे किसी को बार नहीं कर सकता। यही करना हो तो जिस वजीर पे चाहे इल्जाम लगा दे, जिस मेंबर पे चाहे इल्जाम लगा दे, जिस सेक्रेटरी पे चाहे इल्जाम लगा दे और उसे काम करने से रोक दे। ये बिल्कुल नाजायज और इलॉजिकल जो वजाहत। ठीक है, तो कायरा साहब अभी तक लम्हा मौजूद तक भी नज़र तो यही आ रहा है कि गवर्नमेंट बज़िद है कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए कर ले या फिर अपोजिशन से मुशावरत के बगैर ही कर लेगी। अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है, ऐसा कोई कदम उठाती है तो अपोजिशन का लाएमल क्या होगा? पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा है तो फिर अपोजिशन का वो दावा कि नैब रियाजी नक्सस है वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब को भी चाहिए कि वो अपने नाम को बचाएं, अपनी नेकनामी को सामने रखते हुए वो एक्सटेंशन कबूल ही ना करे, बल्कि वो अपने टेन्योर को मुकम्मल करने के बाद दूसरे लोगों को दें। और ये भी है जी कि हमें अब ये जो पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी है इससे अब जान छुड़ानी चाहिए। एक्सटेंशन के अमल का इतना रिवाज हो गया है हमारे मुल्क में, अब हर ताकतवर जो है, हर इदारे का हेड जो बैठा होगा वो ये सोचेगा कि मुझे एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इनएविटेबल कोई नहीं होता, पता नहीं आज कोई बंदा है, अगले लम्हे है कि नहीं। ठीक है, ये तो अल्लाह जानता है। तो अफराद नहीं, इदारों को बचाना होगा और इदारों के अंदर मजबूत ट्रेडिशंस डालनी होगी। ये जो एक्सटेंशन है इस अमल को, इस नासूर को अब खत्म करना हो। तो कायरा साहब, जाहिर है अब चूंकि ये मामला ज़ेरे गौर है और डेफिनेटली अपोजिशन भी इस सवाल से कुछ ना कुछ तो लाएमल तय कर रही होगी। कोई गुफ्तगू हुई है अपोजिशन जमातों के दरमियान या आपकी अपनी पार्टी में भी कि क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा अगर गवर्नमेंट ये कर देती है? तो अभी तो मैं इसके बारे में कोई हतमी कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई अपना एक्ट नहीं किया। ना तो उन्होंने कंसल्टेशन शुरू की है, ना ही कोई ऑर्डिनेंस किया है, ना ही कोई लेजिस्लेशन उन्होंने मूव की है। लिहाजा इसके बारे में अभी जमातों के अंदर कंसल्टेशन होना शायद काबिल वक्त हो, लेकिन जब भी होगा मेरा ख्याल ये है, मैं ये कह सकता हूँ जाती तौर पे कि मेरे ख्याल में अपोजिशन उस पर कंसल्टेशन भी करेगी, मशावरत भी करेगी और कोई मुत्तफिका लाएमल भी इख्तियार करेगी। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को इस तरह मोड़ लें और कानून को पर्सन स्पेसिफिक बना के अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर लें। अगर अपोजिशन इसको बर्दाश्त करती जाएगी तो ये एक तरह से शायद ये सख्त लफ्ज हो, लेकिन फिर एक तरह से ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी। अपोजिशन को कुछ न कुछ करके इस हुकूमत को रोकना होगा। ठीक है, अच्छा कायरा साहब, हमने इन 3 सालों में हुकूमत के ये देखा है जो अपोजिशन है, पहले जाहिर है अपोजिशन सारी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी थी, पार्लियामान से बाहर भी और पार्लियामान के अंदर भी तकरीबन एक पेज पर ही अपोजिशन नजर आ रही थी। लेकिन फिर जाहिर है कुछ इख्तलाफात सियासी हुए और पार्लियामान के अंदर की अपोजिशन और पार्लियामान की बाहर की अपोजिशन में ज़रा फ़र्क आ गया। अब
ये सवाल का जवाब मैं आपसे ये चाहूंगा कि बतौर एक सीनियर सियासतदान, सीजन सियासतदान, आप बताइएगा अपने तजुर्बे में कि इस मूव अगर गवर्नमेंट ये करती है तो इसके खिलाफ ऑपोजिशन फिर अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर ही होगी, और पार्लियामान की और पार्लियामान के बाहर की भी अगर ऑपोजिशन करनी पड़ी तो तमाम जमातें इकट्ठी होंगी? देखिए, हालात ही इकट्ठा करते हैं ना। वो कहते हैं ना कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा ना था और मैं कभी तेरा ना था। बाज़ औक़ात हालात मजबूर कर देते हैं, अपोजिशन मजबूर हो जाएगी और उन्हें करना पड़ेगा। असेंबली के अंदर भी उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और बाहर भी अगर जरूरत महसूस हुई तो शायद वहां तक भी जाना पड़े। अभी इसके बारे में हतमी तौर पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक ऐसा अमल होगा जिसको बहरहाल ब्लॉक करना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। और ये जो एक्सटेंशनें हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ पौधों की, अब ये रिवाज खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे इदारों का मोराल भी डाउन होता है, उन अफराद की नेकनामी भी नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारस हमारे साथ मौजूद थे। सारी सूरत हाल पर हमें अपनी राय से आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मामलों पर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की कदर में गिरावट ने हुकूमत के रुपए को मुस्तहकम करने, अवाम को रिलीफ पहुंचाने और महंगाई में कमी लाने के दावों पर माहिरीन के साथ साथ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात भी खड़े कर दिए हैं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से कुछ लग्जरी अशिया की लिस्ट बनाई जा रही है, जिन पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा करके रुपए को मुस्तहकम करने का हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। जिस सवाल पर हम अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे वो सवाल कुछ ये है कि डॉलर की कीमत पाकिस्तान ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हुकूमत का लग्जरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने समय दीगर ऑप्शंस पर गौर, क्या इससे रुपया मुस्तहकम हो जाएगा? हमारे साथ मौजूद है हमारे माशियार डॉक्टर इशफाक हसन साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर हमें समझाइएगा, गवर्नमेंट ये जो एक अभी प्रपोजल सामने आया है रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने का मुख्तलिफ लग्जरी आइटम्स पर, इससे क्या असरात सामने आएंगे सर? देखें, इसको मैं कहूँगा कि जब पुलों के नीचे से पानी बहुत ज़्यादा बह गया तब हमें होश आया, या मैं कहूँगा बहुत देर कर दी मेहरबान नहीं आते आते। गुज़िश्ता 3 साल से नोट कर लें, और जो हुक्मरान सुन रहे हैं वो भी, 3 साल से मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करे। ठीक है, लेकिन चूंकि डॉक्टर इशफाक ये कह रहा था, और अगर डॉक्टर इशफाक के कहने पे हम अमल कर लें तो बड़ी जग हंसाई होगी, शायद ये उनके दिल में होगा। तो 3 साल गुजार दिया इसी तरीके से। जब पुलों के नीचे से पानी बह गया तो फिर ख्याल आया कि यार चलो जो डॉक्टर इशफाक नुस्खा बता रहा था उसी पे अमल करते हैं। तो अमल शुरू किया है, अल्लाह करे कि इस पे अमल हो जाए। मेरी दुआ है कि इस पे अमल हो जाए, और मैं इसमें शौकत तरीन साहब को दाद भी दूंगा कि कम से कम विदाउट एक्नॉलेजिंग मी उन्होंने ये काम तो किया। ये जो मैं 100% कैश मार्जिन की बात करता था, अभी चंद दिनों पहले मैंने टेलीविजन के एक प्रोग्राम में, आपके मालिक साहब के प्रोग्राम में भी मैंने यही कहा था, इसी डॉलर पे हो रहा था, और मेरे साथ मलिक बोस्तान साहब भी थे जो फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर हैं। वहाँ भी मैंने कहा था कि 100% कैश मार्जिन लगाओ, फिर देखो कैसे डॉलर नीचे आएगा और डिमांड फॉर डॉलर नीचे चला जाएगा। इतने दिनों के बाद, 3 साल के बाद होश आया है कि यार ये भी करके देखते हैं। अल्लाह करे कि कामयाबी हो जाए। काश मेरी बातों पे पहले अमल कर लेते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पहले अमल कर लिया होता 3 साल पहले आपके मुताबिक, तो क्या अब तक डॉलर की कीमत कम और रुपया मुस्तहकम हो जाता? और अब अगर जल्द कर लिया जाए इस पॉलिसी पर अमल, तो फिर आप कितने अरसे में ये देख रहे हैं कि रुपया मुस्तहकम होगा? और जो सबसे बड़ा आम आदमी का कंसर्न है कि महंगाई, जो अशियाई ज़रूरिया और फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ रही हैं, उनमें किस कदर इस्तेहकाम आएगा? ये बात तो गवर्नर स्टेट बैंक से पूछें आप, कि जिस तरीके से, जिस तेजी से वो 162 से 170 पे 152 रुपए से जो मई 2 मई को था और 170 के करीब पहुंचा दिया है, इतनी तेजी से
उसी से पूछे कि कितनी तेजी से तुम लाओगे नीचे। इसके पीछे कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं था, ये कोई मार्केट मैकेनिज्म नहीं था। सिर्फ गवर्नर साहब को, गवर्नर स्टेट बैंक को ये जिद थी कि मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने दिया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं डेट इतना क्रिएट कर दूंगा कि इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो खुद बढ़ जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ है कि तकरीबन 1600 अरब से ज्यादा कर्जा हम पे चढ़ा दिया गया विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। और उस पे जो डॉलर में हमारे डेट है उसका वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट तकरीबन 4% है। तो आप देख लें कि 64-65 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। तो जो मकसद था उनका कि पाकिस्तान को डेट में डुबोना है और उसके बजट को तबाह करना है, वो गवर्नर हैज सक्सीडेड दैट। और हम सब किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये हैरानी की बात है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम को ये समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं प्राइम मिनिस्टर को, आस्तीन के सांप अपने अंदर तलाश करें, आस्तीन के सांप तलाश करें। मैं ये बहुत रिपीट कर रहा हूं ये लफ्ज, और जानबूझ के मैं कर रहा हूं कि शायद मेरी बात प्राइम मिनिस्टर के दिल में उतर जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डेट्स का आपने भी जिक्र किया है, जाहिर एक बहुत बड़ा बोझ है हमारी इकोनॉमी पर, वो भी जो पेरिस क्लब की जानिब से हालिया रिलैक्सेशन भी दी गई है डेट रीपेमेंट में, वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ा रिलीफ है और उससे फायदा पाकिस्तान किस हद तक उठा सकता है? यार देखो, ये पैंडेमिक की वजह से G20 ममालिक ने 77 मुल्कों को यह रिलीफ प्रोवाइड किया कि उनके डेट को उन्होंने पीछे की तरफ कर दिया, एक तरीके से डेट रिलीफ प्रोवाइड की है। उस 77 मुल्क में एक न्यूक्लियर पावर है और बाकी सारे वो काले गरीब अफ्रीकी मुल्क हैं जिसको हम हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज कहते हैं। कितने शर्म की बात है कि हम जहां पर वो काले काले अफ्रीकी ममालिक बेचारे जिसके जिस्म पे कपड़ा नहीं होता है, वो लाइन में खड़े हैं G20 के कि हमें डेट रिलीफ प्रोवाइड कर दो, वहां एक न्यूक्लियर पावर 220 मिलियन की आबादी वाला मुल्क भी उसी लाइन में खड़ा हो गया। हम जिस G20 से डेट रिलीफ मांग रहे हैं उसमें भारत भी है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, अगर शर्म आ जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे एक कंपैरिजन ड्रॉ करने को कहा जाए आपकी एक्सपर्टीज़ में, साबिका हुकूमत की जो मौशी पॉलिसियाँ आपने देखी और बगौर जायज़ा लिया, और मौजूदा हुकूमत की पहले 3 साल की मौशी पॉलिसियाँ, आप क्या समझते हैं हमारी इकनॉमिक डायरेक्शन दुरुस्त है या फिर साबिका हुकूमतों की जो मौशी पॉलिसियाँ थीं उनसे कुछ सबक सीखना चाहिए? कितना आप लोग भी जो है ना इतने भोले हो जाते हो यार। किसी हुकूमत की मौशी पॉलिसी नहीं होती है अगर वो IMF में हो। जब IMF के प्रोग्राम में हो तो IMF की पॉलिसी होती है, हम सिर्फ वजारत खजाना स्टेट बैंक उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो चाहे पिछले वाली हुकूमत की हो, वो भी IMF के प्रोग्राम में थे और यही वजारत खजाना उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा था। ये हुकूमत भी IMF में चली गई है, वही IMF की ही पॉलिसी है, ये वजारत खजाना इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये कहना कि कंपैरिजन करें पॉलिसीज, किस पॉलिसीज की हम कंपैरिजन करें? दोनों तो IMF में है, दोनों IMF की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, IMF की पॉलिसीज की अगर बात करें, और कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जिस पर आपने काफी तफसीलन हमें जवाब दिया है, ज़ाहिर है IMF की पॉलिसीज में डॉलर रेट को भी तो मेंटेन रखने की नेगोशिएशंस हैं। अब मौजूदा जो रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने के गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जो आप ज़ाहिर है पहले से भी मशवरा दे रहे थे, अब उस प्लान का टारगेट तो यह है कि डॉलर के रेट को कम किया जाए। IMF से नेगोशिएशंस हो पाएंगी फिर? किस नेगोशिएशन की बात करती है? कौन सी नेगोशिएशन होती है IMF के साथ में? मैंने 11 साल नेगोशिएशन किया है, मुझसे पूछो कि कोई नेगोशिएशन होती है? वो आते हैं कहते हैं अच्छा ये एक्सचेंज रेट, मैं आपको बताऊं कि जो 2008 में जब भी हुकूमत चेंज हुई और जरदारी साहब की हुकूमत आई, वो IMF की टीम आ रही थी। उन्होंने उस वक्त डॉलर 62 रुपए के करीब था $1 के। आकर उन्होंने IMF की टीम ने मुझसे कहा, मैं उस वक्त वजारत खजाना में था, तो इसको आप ले जाए 85 पे। तो मैंने कहा हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर 85? कहता कि बस हम कह रहे हैं। मैंने कहा यार 85 तो ठीक नहीं है, अब हम मोल मलाई कर रहे हैं। जैसे दुकानदार आप दुकान में जाते हैं और मोल मलाई करते हैं तो बार्गेनिंग हो रही है। अच्छा नहीं है, मैंने कहा कि जी आप
62 नहीं, मेरे हिसाब से ये 65 ठीक है, मैक्सिमम 66 होगा। नहीं 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 नहीं, ये 85 है, चलो आप कह रहे हो 83 पे ले आओ। ये है IMF की पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट कहा इसको 14, 15, 16% पे ले जाओ। मैंने कहा कि भाई कहां से ये नंबर आपको मिल गया 16%? हम कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय हम कह रहे हैं। फिर कहा गया टेक इट और लीव इट। ये है IMF के साथ नेगोशिएशन। लोगों को पता नहीं होता है इन बेचारों का, क्योंकि इन्होंने कभी किया नहीं है उनके साथ मुज़ाकरा। मैंने 11 साल किया, कोई उसमें ये नहीं होता कि उसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं होती है, सिर्फ वॉशिंगटन कंसेंसस होता है 4 पॉलिसीज पे। और ये कंसेंसस किसके दरमियान में हुआ? IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी, उनके वजारत खजाना के साथ में। ये 3 अदारों के एक कंसेंसस है कि जो भी तरक्की पजीर मुल्क हम IMF के पास आएगा पैसा लेने के लिए, उसको ये 4 पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने होगी। वो 4 पॉलिसीज क्या है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। टाइट फिस्कल पॉलिसी मींस कि ये तमाम सब्सिडीज वगैरह खत्म करो। ऑस्टेरिटी की तरफ जाओ, भैंस को बेच दो, गाड़ियों को बेच दो। तीसरी है मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, छोड़ दो मार्केट पे जिधर चला जाए वो। और चौथा है यूटिलिटीज के प्राइसेस को बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। 33 साल से हम इसी फार्मूले पे अमल कर रहे हैं। 33 साल से तो ये मर्ज हमारा ठीक नहीं हुआ है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक अस्सद हमारे साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल पर हम अपने माहिराना तजिए से आगाह करें। नाज़रीन, कराची से खबर है जहां खलीज बंगाल में बनने वाले एक साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। अब इस साइक्लोन के हवाले से तफसीलात क्या हैं और शहरियों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या ये साइक्लोन तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, बात करने के लिए महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले जरा हमें इस साइक्लोन के हवाले से बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस वक्त डीप डिप्रेशन की शक्ल में मौजूद है। पहले कल तक तो लो प्रेशर था, फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ और अब डीप डिप्रेशन है। और अभी किसी वक्त भी मतलब इसकी इंटेंसिटी है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि किसी वक्त भी साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। साइक्लोन में इंटेंसिफाई हो सकता है, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहलाता है। तो पाकिस्तान के एरिया से तो बहुत दूर है और इसका लाइफ स्पैन भी बहुत थोड़ा ही होगा। आज अगर इस वक्त बनने जा रहा है तो कल इसी वक्त या इससे थोड़ा बाद आप कह लें मिडनाइट के आसपास ये लैंडफॉल कर जाएगा इंडिया के विशाखापट्टनम कोस्ट के नॉर्थ ईस्ट में। तो पाकिस्तान की किसी कोस्ट को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान को असल में जो कल हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने एडवाइजरी इशू की थी, तो सदरन पाकिस्तान पूरे पे 28 से अनवर्ड एक रेनी स्पेल है। तो जाहिर है कि ये अगर साइक्लोन ना भी बनता तो लो प्रेशर या डिप्रेशन मौजूद था, तो वो मूव करके आगे जब आएगा 28 तारीख को लो प्रेशर, तो उसके इन्फ्लुएंस में फिर मानसून हवाएं दाखिल होंगी पूरे सूबे सिंध में भी और सदरन पंजाब में भी। तो यहाँ पर अच्छी बारिशों की तवक्को है 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दौरान। तो सर, ये जो बारिशें जिनकी पहले भी पेश गोई थी और अब जाहिर है साइक्लोन के असर से भी होगी, इनकी शिद्दत क्या होगी, किस तरह की ये बारिशें होंगी? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर लो प्रेशर एरिया उस मतलब ये कि कोर ऑफ द लो प्रेशर एरिया अगर आपके एरिया के ऊपर मूव करके आता है तो फिर तो ज़्यादा शदीद बारिशें होंगी। और अगर वो दूर दूर से गुजरता है, समंदर में से गुजरता है, तो फिर जाहिर है कि उसके पेरिफेरल इफेक्ट जो होता है। लेकिन एडवाइजरी में फिलहाल यही कहा गया कि जी है उसमें हैवी स्पेल्स भी मुतवक्के हैं, खासकर जो लोअर सिंध है उसमें थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट, मीरपुर खास और कराची, हैदराबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है अच्छा स्पेल मुतवक्के है 29 और 30 तारीख को खासकर। तो इसकी ड्यूरेशन जो मानसून का भी स्पेल है, जो बारिशें अभी गुज़श्ता हफ्ते भी कराची में हुई और आने वाले दिनों में जो प्रिडिक्ट की जा रही हैं, इनकी ड्यूरेशन कितनी होगी, कब तक ये स्पेल जारी रहेगा, क्या प्रिडिक्शन है इसकी? जी, इस स्पेल का जैसे मैंने कहा ना कि 28 सितंबर से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 2 अक्टूबर तक है। उसके बाद ये सबसाइड कर जाएगा साउथ पाकिस्तान से और फिर नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ मानसून हवाओं का रुख होगा। पहली से लेके 3 या 4 अक्टूबर तक 3 से 4 दिन का स्पेल उधर दिखाई देता है। ठीक है। तो अक्टूबर का पहला हफ्ता ये समझ लें कि मानसून बारिशें होती रहेंगी, पहले साउथ में और फिर नॉर्थ में।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।